सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 16 उत्परिवर्ती स्टील टेल बिच्छू। लिन शेन का दिल खुशी से उछल पड़ा जब वह ऊष्मायन कक्ष में गया और कांच के ढक्कन से देखा। उसने स्टील टेल बिच्छू के बेस म्यूटेशन अंडे पर एक दरार दिखाई दी। क्रैक, एक और तीखी आवाज़ और स्टील हार्ड बेस म्यूटेशन अंडे पर कई और दरारें दिखाई दी जो सभी एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फैल रही थीं। क्रैक, दरारों के केंद्र में अचानक छेद हो गया और थोड़ा घुमावदार गहरा काला डंक निकला। इसकी तीखी नोक एक भयावह ठंड के साथ चमक रही थी। इससे पहले कि लिन शेन काले डंक को स्पष्ट रूप से देख पाता, यह अगले सेकंड में अचानक वापस आ गया। क्रैक, लगभग उसी क्षण जब ये वापस आया, काला डंक फिर से बाहर निकल आया और लगातार छेद के कारण अंडे का छिलका टिक नहीं सका और पूरी तरह से टूट गया। एक हथेली के आकार का काला धातु का बिच्छू रेंगता हुआ बाहर आया। उसका शरीर पूरी तरह से काला था। क्या ये स्टील टेल बिच्छू है? लिन शेन ने स्टील टेल बिच्छू को देखा जो अंडे के छिलके को कुतर रहा था। उसके दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्टील टेल बिच्छू, ये बेस वेरिएंट जीव डार्कबर्ड बेस के पास प्रचुर मात्रा में थे और बहुत जल्दी प्रजनन करते थे। बेस म्यूटेशन अंडे की कीमत अधिक नहीं थी। वास्तव में उन्हें भोजन की कीमत के बराबर खरीदा जा सकता था। कई म्यूटेटर जिनके पास स्टील टेल बिच्छू पालतू जानवर थे आम थे, और यहाँ तक कि बिना बेस म्यूटेशन वाले आम लोगों के पास भी स्टील टेल बिच्छू पालतू जानवर थे। लिन शेन ने कई जंगली और पालतू स्टील टेल बिच्छू देखे थे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। साधारण स्टील टेल बिच्छुओं के पास स्टील के रंग के कवच होते थे, जिनमें से अधिकांश में जंग जैसे कुछ धब्बे और बिंदु दिखाई देते थे। फिर भी यह स्टील टेल स्कॉर्पियन पूरी तरह से काला था, मानो गहरे लोहे से बना हो, और नए अंडे से निकले स्कॉर्पियन से थोड़ा बड़ा भी था। बिना सोचे समझे लिन शेन ने जल्दी से अपना कदम उठाया, अंडे के छिलके के कुछ बड़े टुकड़े हटा दिए, जिससे स्टील टेल स्कॉर्पियन भड़क गया। उसने अपने पंजे और पूंछ को हिंसक तरीके से हिलाया, लिन शेन पर हमला करने और अंडे का छिलका वापस लेने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद, यह पाते हुए कि वह लिन शेन को बिल्कुल भी नहीं छू सकता, वह केवल पहले अंडे के छिलके के बचे हुए छोटे टुकड़ों को ही खा सकता था। अपना भोजन समाप्त करने के बाद स्टील टेल स्कॉर्पियन ने कुछ चक्कर लगाए और फिर छलांग लगाए, लिन शेन के चेहरे की ओर एक बैरल से निकलने वाले तोप के गोले की तरह हमला किया। लिन शेन तैयार था। उसने अपने सामने पहले से तैयार एक धातु की ढाल उठाई। एक झंकार के साथ स्टील टेल स्कॉर्पियन की पूंछ ने धातु की ढाल पर प्रहार किया, वास्तव में उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। अगर उसके डंक की लंबाई कम न होती तो वह पूरी ढाल में घुस भी सकता था। लिन शेन हैरान और उत्साहित दोनों था। उसके हाथों में जो ढाल थी वह मिश्र धातु के जीवों से बनी थी, जिसे आमतौर पर नियमित स्टील के जीव भेद नहीं सकते थे। एक स्टील टेल स्कॉर्पियन की ताकत और कठोरता ऐसी ढाल को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि एक वयस्क को भी नहीं। अकेले उस ढाल को तो छोड़ ही दीजिए जो अभी अभी अंडे से निकली हो। ये स्टील टेल स्कॉर्पियन मिश्र धातु की ढाल को भेद सकता था। इसका मतलब था कि इसकी ताकत और कठोरता एक सामान्य स्टील टेल स्कॉर्पियन से कहीं ज्यादा थी। आग के बीज वाले बेस म्यूटेशन अंडे वास्तव में अलग होते हैं, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उसने स्टील टेल स्कॉर्पियन के हमलों को बार बार तब तक रोका जब तक कि वह धीरे धीरे थक नहीं गया। बेस वेरिएंट जीवों को जन्म के तुरंत बाद अपने अंडे के छिलके को खाने की ज़रूरत होती है ताकि बाहर निकलने में खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भर सकें, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास आगे बढ़ने की ताकत है। इस स्टील टेल स्कॉर्पियन ने अंडे के छिलके का थोड़ा सा ही हिस्सा खाया था, मुश्किल से अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए, और जल्द ही ये थक गया। लिन शेन पर हमला करने की ताकत के बिना स्टील टेल स्कॉर्पियन ने कुछ चक्कर लगाए और अचानक अपनी पूंछ को जितना संभव हो सके उतना आगे की ओर झुकाया, जिससे उसका निचला हिस्सा दिखाई देने लगा। पेट भी काले लोहे के कवच की ठंडी रोशनी से चमक उठा। एक क्षेत्र अचानक बाहर निकल आया, एक छोटी सी काले लोहे की चाबी में बदल गया जो लिन शेन की ओर उड़ गई। लिन शेन ने चाबी अपने हाथ में पकड़ी, राहत की सांस ली, ढाल नीचे रखी और बचे हुए अंडे के छिलके के टुकड़ों को स्टील टेल स्कॉर्पियन के सामने रख दिया। बेस वेरिएंट प्राणी जो अभी अभी अंडे से निकला था, वह भ्रमित अवस्था में था और कमजोर था, इसलिए उसे लुभाने के लिए अंडे के छिलके का इस्तेमाल करना उसे वश में करने का सबसे आसान अवसर था। इस अवसर को चूकने से उसे वश में करने के भविष्य के किसी भी प्रयास को और अधिक परेशानी होगी। स्टील टेल बिच्छू ने जल्दी से सभी अंडे के छिलके खा लिए। उसका शरीर और भी काला और ठंडा हो गया और उसकी पूंछ पर ठंडी रोशनी की एक किरण टिमटिमा रही थी। बेस म्यूटेशन की चाबी हाथ में लेकर स्टील टेल बिच्छू ने लिन शेन के विचारों को भांप लिया, उसके सामने रेंगते हुए और अपनी पूंछ को ऊपर उठाने के लिए अपने शरीर को घुमाया, जिससे उसके नीचे की चाबी लिन शेन के साथ संरेखित हो गई। लिन शेन ने चाबी डाली और उसे हल्का सा घुमाया और स्टील टेल बिच्छू के शरीर में अविश्वसनीय परिवर्तन होने लगे। स्टील टेल बिच्छू के शरीर के विभिन्न हिस्से घूमने और सिकुड़ने लगे और कुछ ही समय में ये बटेर के अंडे के आकार के एक काले धातु के कैप्सूल में बदल गया। लिन शेन ने पेट कैप्सूल को पकड़ा, बिना किसी प्रयास के चाबी को बाहर निकाला और उसकी नज़र कैप्सूल के किनारे प्रदर्शित जानकारी पर पड़ी।
म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन, स्टील बायोलॉजिकल क्रिएचर इवोल्वेबल। ताकत 10, गति 9.9, कठोरता 10, दृढ़ता 10, बेस म्यूटेशन टैलेंट, मजबूत आर्मर पियर्सिंग स्टिंगर। स्टील टेल स्कॉर्पियन की विशेषताओं को देखकर लिन शेन खुशी से फूले नहीं समाये। हर जगह लगभग स्टील लेवल अधिकतम मूल्य और एक बेस म्यूटेशन टैलेंट जो इसकी आर्मर पियर्सिंग क्षमता को बढ़ा सकता है, एक बेहतर आर्मर पियर्सिंग स्टिंगर। जबकि आर्मर पियर्सिंग स्टिंगर टैलेंट आम था, शक्तिशाली वेरिएंट कुछ विशेष बेस वेरिएंट क्रिएचर के लिए अनन्य प्रतीत होता था। यह म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन निस्संदेह एक असाधारण हमला प्रकार का पालतू जानवर था। ये विशेषताएं ही एकमात्र चीजें नहीं थीं जो लिन शेन को इतना उत्साहित करती थी। वास्तव में उसे आश्चर्य इस बात से हुआ कि म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन में विकसित होने योग्य विशेषता थी। इसका मतलब यह था कि म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन में अलॉय या क्रिस्टल बेस लेवल तक आगे बढ़ने की क्षमता थी, जिससे इसका मूल्य सामान्य स्टील पालतू जानवरों के लिए अतुलनीय हो गया। हालांकि सुपरसोनिक गनमैन अलॉय लेवल का था, लेकिन इसकी क्षमता चरम पर थी और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। यह अब लिन शेन के लिए एक मजबूत संपत्ति थी, लेकिन भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना तय था। अगर इस म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन को ठीक से विकसित किया गया तो इसकी भविष्य की भूमिका सुपरसोनिक गनमैन से कहीं अधिक हो सकती है। फायर सीड बेस म्यूटेशन एग वास्तव में असाधारण है, लिन शेन ने म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन कैप्सूल को दूर रखते हुए कहा, और उसकी नज़र अन्य 2 बेस म्यूटेशन एग पर चली गई जो अभी तक नहीं फूटे थे। ये बस अफसोस की बात है। मेरे पास अभी समय नहीं है, लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान और अपने सिर को हिलाते हुए कहा। बेस म्यूटेशन में समय लगा, यह 1 या 2 दिन का मामला नहीं था। अगर लॉकी पर्वत की यात्रा न होती तो लिन शेन निश्चित रूप से स्टील लेवल तक बेस म्यूटेशन को पूरा करने के लिए बचे हुए 2 बेस म्यूटेशन अंडों में से एक चुन सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि क्यूई और वान परिवार लॉकी पर्वत पर जाने से पहले उसके बेस म्यूटेशन को पूरा करने का इंतजार नहीं करेंगे। इस बिंदु तक बाई शेनफेई के इरादे अभी भी स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि उसके कार्यों में कई विरोधाभास थे, जिससे उसकी चालों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। उस पर सुपर बेस इवोल्यूशनरी सीड ने उसकी उत्पत्ति को और भी रहस्यमय बना दिया, जिससे लिन शेन वास्तव में न्याय करने में असमर्थ हो गया। इसके अलावा लिन परिवार के भीतर निश्चित रूप से एक जासूस था जो आंतरिक और बाहरी परेशानियों का संकेत देता है। लिन शेन ने एक बैकपैक पाया और शेष 2 बेस म्यूटेशन अंडों को लॉकी पर्वत पर ले जाने के इरादे से उसके अंदर रख दिया। शायद उसे वहां बेस म्यूटेशन पूरा करने का मौका मिले। ये चीजें अभी तक मेरी असली लड़ाकू ताकत का हिस्सा नहीं हैं। अग्नि बीज द्वारा दी गई शक्तियां अधिक मूर्त हैं, लेकिन अग्नि बीज कहाँ मिलेगा? बड़ी संख्या में बेस म्यूटेशन अंडे कहाँ हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा है? एक पल के लिए विचार करने के बाद लिन शेन की आंखें चमक उठी। उसे एक विचार आया कि वह बड़ी संख्या में अपरिचित बेस म्यूटेशन अंडे कहाँ पा सकता है। उस स्थान पर बेस म्यूटेशन अंडे सामान्य नहीं थे, वे असफल हैचिंग मृत अंडे थे। उन बेस म्यूटेशन अंडों से न तो बेस वेरिएंट जीव निकले थे और न ही हैचिंग प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से जम जाने के कारण उनका उपयोग बेस म्यूटेशन द्रव निकालने के लिए किया जा सकता था। अधिकांश को पिघलाकर औद्योगिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वे मृत अंडे थे, फिर भी वे बेस म्यूटेशन अंडे थे और लिन शेन अभी भी अपनी किस्मत आजमाने का इरादा रखता था। 3 प्रमुख परिवारों के पास मृत अंडों को संग्रहित करने के लिए विशेष गोदाम थे। लिन शेन को अन्य 2 परिवारों के गोदामों तक पहुंचने के लिए उसे कुछ तरीकों के बारे में सोचना होगा, लेकिन अपने परिवार के गोदाम में जाने में संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि मृत अंडों का नवीनतम बैच अभी तक कारखाने में नहीं भेजा गया है। लिन शेन एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था और उस गोदाम की ओर चल पड़ा जहां उसके परिवार ने मृत अंडे संग्रहित किए थे। अध्याय 17, जीवों का असफल विकास। लिन शेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? गोदाम का गार्ड कैंग यून लिन शेन को देखकर बहुत हैरान हुआ। कैंग यून लिन परिवार के पुराने अनुचरों में से एक था और कहा जाता है कि अब उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। वह लिन शेन के माता पिता के जीवित रहने के समय से ही गोदाम के गेट की रखवाली कर रहा था। सबसे बड़ी बहन के कार्यभार संभालने के बाद भी गोदाम के प्रवेश द्वार की रखवाली कैंग यून ही कर रहा था। सबसे बड़ी बहन ने उसे बताया कि जब उसके माता पिता अभी भी जीवित थे तो कैंग यून अक्सर उनके घर आता था, लिन शेन के पिता के साथ कुछ ड्रिंक्स शेयर करता था और इस बारे में शेखी बघारता था। उनके बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद कैंग यून उनके घर खाने के लिए उतना नहीं आता था। अंकल कैंग, क्या गोदाम में कोई मृत अंडे बचे हैं? मैं कुछ अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, लिन शेन ने सीधे अपना उद्देश्य बताया। मिस लिन कई महीनों से वापस नहीं आई हैं और उनके हस्ताक्षर के बिना मृत अंडों को पिघलाने के लिए कारखाने में नहीं ले जाया गया है। अभी भी काफ़ी मात्रा में अंडे हैं, कैंग यून ने रुककर कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जैसे ही उसने बात जारी रखी, लेकिन लिन परिवार ने इतने सालों से हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया है और हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर कठिनाइयां भी हैं तो वे केवल अस्थायी हैं।
अगर हम लिन परिवार के सुनहरे साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं तो बाद में इसे बहाल करना मुश्किल होगा। लिन शेन एक पल के लिए चौंक गए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि कैंग यून ने गलत समझा था। कैंग यून ने सोचा होगा कि वह मृत अंडों को म्यूटेशन अंडे की दुकान में वापस ले जाना चाहता था ताकि क्यू तियानफू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घटिया सामान को उच्च गुणवत्ता वाले सामान के रूप में पेश किया जा सके। अंकल कैंग, आप बहुत चिंतित हैं। मैं बस कुछ मृत अंडे लेना चाहता हूं ताकि कुछ ट्रिनकेट बना सकूं, लिन शेन ने सहजता से समझाया। ये ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते और आपको उनके लिए हस्ताक्षर करने होंगे। अन्यथा मिस लिन जब वापस आएंगी तो उनका हिसाब नहीं दे पाएंगी, कैंग यून ने कहा और उसने चाबियों का एक गुच्छा निकाला, गोदाम का दरवाज़ा खोलने और लिन शेन को अंदर ले जाने के लिए एक को चुनने से पहले कुछ देर तक टटोला। आमतौर पर मृत अंडों को उनके स्तर के अनुसार तौला जाता है और फिर ग्रेड के अनुसार एक साथ रखा जाता है। आखिरकार उनका उपयोग केवल सामग्री के रूप में किया जा सकता है। लेकिन कैंग यून बहुत सावधान था, यहाँ तक कि स्टील लेवल के मृत अंडों को भी बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक पर एक लेबल लगा हुआ था जो अन्य विवरणों के अलावा उसके प्रकार और भंडारण की तारीख को दर्शाता था। लिन शेन देख सकता था कि करीब 1000 स्टील लेवल के मृत अंडे थे, लेकिन इतने सारे अलॉय लेवल के नहीं थे, बस 100 से ज़्यादा। दुर्भाग्य से इन मृत अंडों पर कोई मोज़ेक नहीं था, जिससे लिन शेन कुछ हद तक निराश हो गया। क्या ये सब है? लिन शेन ने कैंग यून से पूछा। सभी स्टील लेवल वाले यहाँ हैं। छोटे स्टोर रूम में अलॉय लेवल वाले का एक हिस्सा भी है और वहाँ एक क्रिस्टल बेस लेवल भी है, लेकिन उस चीज़ का भौतिक मूल्य भी बहुत अधिक है। मिस लिन के हस्ताक्षर के बिना मिस्टर लिन जोंगजेंग भी इसे नहीं ले सकते थे, कैंग यून ने कहा। मुझे बचे हुए मिश्र धातु स्तर के मृत अंडे दिखाने ले चलो, लिन शेन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा। बिना कुछ और कहे कैंग यून लिन शेन को मुख्य गोदाम के अंदर एक विशेष छोटे स्टोर रूम में ले गया। छोटा स्टोर रूम लगभग मिश्र धातुओं से बने तिजोरी जैसा दिखता था। भारी मिश्र धातु के दरवाजे को खोलने से पहले कैंग यून ने कई ताले खोले। छोटे स्टोर रूम को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई धातु साधारण मिश्र धातु नहीं थी, बल्कि मिश्र धातु स्तर के प्राणियों से प्राप्त बेस म्यूटेशन सामग्री से बनी थी। हालांकि यह शुद्ध बेस म्यूटेशन मिश्र धातु नहीं थी, लेकिन इसकी मोटाई वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। साधारण मिश्र धातु स्तर के प्रतियोगी कम समय में छोटे स्टोर रूम के दरवाजे को नहीं तोड़ सकते थे। ये मिश्र धातु स्तर के मृत अंडे शीर्ष स्तर की कठोरता और मजबूती वाले हैं, सभी 18 से ऊपर। इनका उपयोग कवच बनाने के लिए किया जा सकता है, जो स्टील स्तर के म्यूटेटर को मिश्र धातु प्राणियों का सामना करने पर खुद का बचाव करने या जवाबी कार्रवाई करने का मौका देगा। मिस लिन पहले भी आपके लिए स्केल कवच का एक सेट बनाना चाहती थी, लेकिन हमें कोई उपयुक्त कारीगर नहीं मिल पाया, इसलिए इसमें देरी हो गई, कैंग यून ने दीवार के सामने अलमारियों की एक पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। अलमारियों पर विभिन्न आकारों और रंगों के बेस म्यूटेशन अंडे रखे हुए थे, ऐसे अंतर जिन्हें आम लोग मृत और जीवित अंडों के बीच नहीं पहचान सकते। क्या सब यहाँ हैं? लिन शेन ने चारों ओर नज़र घुमाई, लेकिन बहुत निराश हुआ क्योंकि उसे कोई मोज़ेक नहीं दिखाई दिया। सभी मिश्र धातु स्तर वाले यहाँ हैं और वह क्रिस्टल बेस स्तर वाला वहाँ पर है। कैंग यून ने दूसरी जगह की ओर इशारा किया, फिर आगे कहा, हालांकि अब आप उसे नहीं ले सकते। लिन शेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि केवल एक बेस म्यूटेशन अंडा था जो नीलम जैसा दिख रहा था, जो प्रकाश के नीचे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक उत्सर्जित कर रहा था, जिसे कांच के गुंबद से ढके एक विशेष स्टैंड पर रखा गया था। हालांकि यह एक मृत अंडा था, फिर भी यह इतना सुंदर था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, जैसे कि अंदर अनगिनत नीले पहलू हों जो एक फीकी रोशनी बिखेर रहे हों। अफसोस की बात है कि इस पर कोई मोज़ेक भी नहीं था। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए आह भरी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह अपेक्षित था, क्योंकि फायर सीड बेस म्यूटेशन अंडा इतनी आसानी से नहीं मिलता। लिन शेन की समझ में अग्नि बीज इस दुनिया के एक बग की तरह था। उन अग्नि बीजों की क्षमताएं छद्म वैज्ञानिक या यहाँ तक कि अवैज्ञानिक थीं। किसी भी अग्नि बीज की क्षमता को बग जैसा अस्तित्व माना जा सकता है। अगर उन्हें ढूंढना वाकई इतना आसान होता तो उसे बेस म्यूटेशन पर बिल्कुल भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती, वह सिर्फ अग्नि बीज की क्षमताओं का इस्तेमाल करके अजेय हो जाता। जैसे ही लिन शेन हार मानने वाला था और बेतरतीब ढंग से कुछ मरे हुए अंडे उठाकर वापस ले जाने वाला था, उसकी नज़र अनजाने में छोटे गोदाम के एक कोने पर चली गई और उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। वह क्या है? लिन शेन ने अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए कोने में मौजूद चीज़ की ओर इशारा करते हुए कैंग यून से पूछा। लिन शेन वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि वह क्या था, क्योंकि वह मोज़ेक से छिपा हुआ था और पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था। हालांकि एक बात पक्की थी, वह बेस म्यूटेशन अंडा नहीं था। कोई भी बेस म्यूटेशन अंडा किसी लंबी छड़ के आकार का नहीं था, और वह चीज़ कम से कम 3 से 4 मीटर लंबी थी। निश्चित रूप से वह बेस म्यूटेशन अंडा नहीं था। ओह, वह चीज़! कैंग यून ने लिन शेन की ओर इशारा करते हुए देखा और एक पल के लिए याद करने के बाद आगे कहा, यह एक सांप जैसा बेस वेरिएंट प्राणी है। श्री लिन जोंगजेंग इसे वापस लाए थे।
उन्होंने कहा कि यह एक मिश्र धातु प्राणी होना चाहिए था जिसमें विकसित होने की क्षमता थी। क्रिस्टल बेस में अपनी पदोन्नति के दौरान इसमें किसी तरह की विफलता हुई और यह मर गया। जब श्री लिनज़ोंगजेंग ने इसे पाया तो ये पहले से ही सीधा पड़ा हुआ था, एक तरह के कवच में लिपटा हुआ था जिसका केवल सिर खुला था, शरीर पूरी तरह से जम गया था। श्री लिनज़ोंगजेंग ने कवच को तोड़ा और इसे वापस ले आए। वह मूल रूप से इसे पिघलाकर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन कई प्रयासों के बाद वे इसे पिघला नहीं पाए। ये पूरी तरह से अनुपयोगी था, इसलिए इसे यहाँ छोड़ दिया गया। श्री लिनज़ोंगजेंग ने कहा कि यह अपने बेस म्यूटेशन को पूरा करने और क्रिस्टल बेस की ओर बढ़ने के करीब रहा होगा। यह अज्ञात है कि यह क्यों विफल हुआ, लेकिन इसका शरीर पहले से ही आंशिक रूप से क्रिस्टलीकृत हो सकता है, इसलिए इसकी कठोरता और दृढ़ता क्रिस्टल बेस लेवल के बराबर हो सकती है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से इसे पिघलाना मुश्किल है। शायद बाद में अगर हमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भट्टियों वाले उन ठिकानों पर जाने का मौका मिले तो हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। कैंगयू की बात सुनते हुए लिनशेन उस वस्तु के किनारे चले गए और मृत बेस वेरिएंट प्राणी को छूने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उनकी उंगलियों ने इसे छुआ, उन्हें तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा नहीं था। उन्होंने इसे अपने हाथ से पकड़ा और पाया कि हालांकि यह लंबा था, ये बहुत मोटा नहीं था। लिनशेन की उंगलियों की लंबाई के साथ वह आसानी से उन्हें इसके चारों ओर लपेट सकता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके शरीर पर चली गईं, जो महीन रेखाओं के साथ चिकनी थी, एक धातु की याद दिलाती थी जिसे दर्पण पॉलिश किया गया था और फिर जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था। कैंगयून ने बताया कि यह सांप जैसा दिखता है, लेकिन लिनशेन को लगा कि यह बिल्कुल सांप जैसा नहीं है। सांप का शरीर आमतौर पर बीच में मोटा होता है और सिरों की ओर पतला होता है, लेकिन इस चीज का शरीर लगभग पूरी तरह से एक ही मोटाई का था, सिवाय बहुत नुकीले पूंछ वाले सिरे के। इसके अलावा इस लंबाई का सांप संभवतः इतना पतला नहीं हो सकता। बेस वेरिएंट क्रिएचर के रूप में इसकी लंबाई और मोटाई असंगत लग रही थी, एक मोटे तौर पर बनाए गए लंबे फेंकने वाले भाले की तरह। लिनशेन ने इसे बीच से पकड़ लिया और इसे उठाने के लिए थोड़ा बल लगाया। अध्याय 18 जाल बिछाना। लिनशेन का अनुमान लगभग सही था। वस्तु 3 मीटर से ज्यादा थी लेकिन लंबाई में 4 मीटर से कम थी और इसे पकड़ना बहुत अच्छा लगा। इसे 2 बार घुमाने पर वह आश्चर्यचकित था कि यह कितनी अच्छी तरह से संभाली जा सकती है, वास्तव में एक अजीबोगरीब डिजाइन वाले भाले की तरह। अप्रत्याशित रूप से ये बिल्कुल भी भारी नहीं था, इसका वजन केवल 15 पाउंड था, जो आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। औसत व्यक्ति के लिए 15 पाउंड वजन वाली किसी चीज को घुमाना काफी कठिन होगा, लेकिन सौभाग्य से लिनशेन ने खुद को मजबूत करने के लिए लगातार बेस म्यूटेशन फ्लूइड का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा था, लेकिन उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी बराबरी आम इंसान कर सके, इसलिए इसे घुमाने में उसे कोई समस्या नहीं हुई। कैंग, मुझे ये चीज उधार दो, लिनशेन ने कैंगयू को देखते हुए कहा। जरूर, बस हस्ताक्षर करो और इसे ले लो, कैंगयू ने आश्चर्यजनक रूप से हवा में जवाब दिया। क्या तुम सच में मुझे इसे लेने दे रहे हो? लिनशेन ने अविश्वास में पूछा, एक बार फिर पुष्टि की आवश्यकता थी। आखिरकार यह एक आधा क्रिस्टल बेस सामग्री थी, काफी मूल्यवान। कैंगयून ने हंसते हुए कहा, हमारे बेस में इस तरह की सामग्री को गलाने के लिए उपकरण भी नहीं हैं। इसे लेना आपके लिए बेकार है और आपको इसे अंततः वापस लाना होगा। ठीक है, तो मैं इसे ले जा रहा हूं, लिनशेन ने अपना नाम हस्ताक्षर करने और आइटम उधार लेने के बाद कहा। वापस जाते समय लिनशेन अभी भी सोच रहा था कि क्या क्यूई और वांग परिवारों के गोदामों का दौरा करना चाहिए, लेकिन अंततः उसे कोई उपयुक्त बहाना नहीं मिल पाया। वे लिन परिवार के किसी व्यक्ति को अपने भंडारण में जाने की अनुमति देने की संभावना नहीं रखते थे। इस तरह की खोज होना पहले से ही अविश्वसनीय भाग्य का एक झटका है। मुझे आश्चर्य है कि यह मेरे लिए किस तरह का अग्नि बीज ला सकता है। लिनशेन की इच्छा थी कि वह तुरंत घर भाग जाए और बिस्तर पर लेटकर उसे गले लगा ले और सो जाए। अपने परिवार की दुकान से गुजरते हुए उसने देखा कि क्यू तियानफू की लॉटरी अंडे की दुकान के बगल में एक खुली जगह पर भीड़ जमा हो गई थी, जो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे क्या कर रहे हैं। लिनशेन दखल नहीं देना चाहता था और जल्दी से घर जाने का इरादा रखता था, लेकिन फिर उसने भीड़ के बीच क्यू तियानफू को देखा, जो गालियां दे रहा था और बेहद नाराज दिख रहा था। वहां क्या हो रहा है? लिनशेन ने झाओली से पूछा, जो उनकी दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हंगामा देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। लिन, किसी ने लॉटरी अंडे की दुकान के बगल में एक रिंग टॉस बूथ स्थापित किया है और क्यू फैटी के बहुत सारे व्यवसाय को छीन लिया है। वह गुस्से में फटने वाला है, झाओली ने हंसते हुए कहा। रिंग टॉस? लिनशेन थोड़ा हैरान था। वह निश्चित रूप से सड़क के खेल रिंग टॉस के बारे में जानता था। एक जगह खोजें, विभिन्न पुरस्कार रखें और लोग विक्रेता द्वारा चिन्हित लाइन से प्लास्टिक की अंगूठियां फेंकने के लिए भुगतान करते हैं। यदि अंगूठी किसी पुरस्कार के आसपास गिरती है तो वे इसे ले सकते हैं।
इस तरह का सड़क का खेल असामान्य नहीं था, कई मेलों में इसे दिखाया जाता था और कुछ विक्रेताओं ने पुरस्कार के रूप में बेस म्यूटेशन अंडे का भी इस्तेमाल किया। लिन शेन के लिए ये सब कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। लिन शेन को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि किसी ने क्यू तियानफू की दुकान के ठीक बगल में एक बूथ स्थापित करने की हिम्मत की और विक्रेता काफ़ी साहसी रहा होगा। अजीब बात यह है कि क्यू तियानफू के आमतौर पर बेशर्म स्वभाव के साथ उसने दूसरे के स्टॉल को नहीं तोड़ा। इसके अलावा एक साधारण रिंग टॉस बूथ इतने सारे लोगों को कैसे आकर्षित कर सकता है? ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसी ने रिंग टॉस नहीं खेला था। उत्सुकतावश लिन शेन ने बेस वेरिएंट क्रिएचर की लाश को स्टोरेज में रख दिया और फिर भीड़ के बीच से बाहर निकलकर उसे देखने चला गया। इसके बाद उसने जो देखा उससे वह वाकई हैरान रह गया। ये वाकई एक रिंग टॉस बूथ था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पुरस्कार था। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था, उसके सिर के ऊपर बेस म्यूटेशन एग रखा हुआ था, इस रिंग टॉस गेम का एकमात्र पुरस्कार। प्लास्टिक की अंगूठियां खरीदने वाले कई लोग विक्रेता द्वारा खींची गई रस्सी के बाहर खड़े थे और व्यक्ति के सिर के ऊपर अंडे पर अंगूठियां फेंकने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ा रहे थे ताकि वह उसमें फंस जाए। कम से कम 7 या 8 लोग लगातार अंगूठियां फेंक रहे थे और सिर्फ 4 या 5 मीटर की दूरी होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति के सिर के ऊपर बेस म्यूटेशन एग पर अंगूठी नहीं फेंक पाया। एक व्यक्ति ने अपनी सारी अंगूठियां इस्तेमाल कर ली तो उसने तुरंत और पैसे निकाले, विक्रेता द्वारा दिए गए एक डिब्बे में जमा कर दिए और खेल जारी रखने के लिए बेपरवाही से और अंगूठियां ले लीं। लिन शेन ने देखा कि डिब्बे पर 10 युआन प्रति अंगूठी का लेबल लगा था, जो कि सस्ता नहीं था। इतने सारे लोग खेलने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। इसका कारण ये था कि दुकानदार के सिर के ऊपर बैठा बेस म्यूटेशन अंडा एक मिश्र धातु बेस म्यूटेशन अंडा था। यहाँ तक कि कम वांछनीय विशेषताओं वाला एक मिश्र धातु आधार उत्परिवर्तन अंडा भी 5 अंकों की राशि में बिक सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये छोटा सा खर्च तुलना में कुछ भी नहीं था। लगातार अंगूठियां फेंकने वालों में क्यू तियानफू भी था, जो फेंकते समय अपनी सांसों में शाप देता था, फिर भी वह कभी भी एक भी अंगूठी नहीं गिरा पाता था, हमेशा थोड़ा सा चूक जाता था। लिन शेन को वास्तव में यह बात हैरान नहीं कर रही थी, बल्कि यह तथ्य था कि आधार उत्परिवर्तन अंडे के नीचे बैठा दुकानदार कोई और नहीं बल्कि वेई वुफू था, जिसने भर्ती बैठक में बहुत ही उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई थी। एक मिश्र धातु उत्परिवर्ती के लिए थोड़ा पैसा कमाना आसान होना चाहिए। बस कुछ स्टील जीवों का शिकार करना इस छोटे से स्टॉल को चलाने से कम जोखिम भरा और अधिक लाभदायक होगा। इसके अलावा किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल होकर वह आसानी से हर महीने 5 अंकों की राशि कमा सकता था। फिर भी वह यहाँ था, एक सड़क स्टॉल चला रहा था और लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रहा था। क्यू तियानफू, जो भर्ती बैठक में शामिल नहीं हुआ था, जाहिर है कि वेई वुफू को नहीं पहचान पाया और कसम खाते हुए अंगूठियां फेंकता रहा। अगर उसे पता होता कि वेई वुफू एक मिश्र धातु उत्परिवर्ती है तो वह शायद अधिक शालीनता से व्यवहार करता। जितना अधिक लिन शेन देखता वह उतना ही अजीब लगता। अंगूठियां फेंकने में कठिनाई होती थी। 4 या 5 मीटर दूर से लक्ष्य पर 20 सेंटीमीटर व्यास की अंगूठी फेंकना आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत कठिन भी नहीं था। सटीकता ताकत से बहुत प्रभावित नहीं होती है। यह एक हिस्सा अभ्यास है, व्यापक दोहराव के बाद व्यक्ति अधिक कुशल और अधिक सटीक हो जाता है, और एक हिस्सा जन्मजात प्रतिभा है। इस तरह की कम दूरी की अंगूठी फेंकने के लिए किसी को असाधारण सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा अभ्यास, कुछ और प्रयास, और कोई संयोग से लक्ष्य को मार सकता है। हालांकि जब लिन शेन वहां थोड़ी देर के लिए खड़ा था तो उन लोगों ने कम से कम 100 अंगूठियां फेंकी थीं और एक भी संयोग से नहीं गिरी, हमेशा थोड़ा सा चूक गई। क्वी तियानफू ने अकेले ही इस छोटी सी अवधि में कम से कम 20 अंगूठियां फेंकी थीं, जिनमें से कुछ तो बेस म्यूटेशन अंडे से टकरा कर उछल गईं, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी अंगूठियां जमीन पर पटक दीं। जब लिन शेन को बाजार ले जाता था तो लिन शेन अक्सर रिंग टॉस स्टॉल पर पैसे खर्च करता था, लेकिन शायद ही कभी जीतता था। बाद में उसने अपने दूसरे भाई से उसके लिए कुछ अंगूठियां खरीदी और घर पर लगातार अभ्यास करने के बाद वह जल्द ही 10 में से 8 या 9 जीत सकता था। जब वह अगली बार बाजार गया तो स्टॉल मालिक लगभग रोने लगा। खेल में महारत हासिल करने के बाद लिन शेन को ये कम दिलचस्प लगा और उसके बाद शायद ही कभी खेला। एक अनुभवी के रूप में लिन शेन ने कुछ समय तक देखा और सुनिश्चित हो गया कि इसमें कोई चाल शामिल है। सामान्य परिस्थितियों में किसी को अब तक जीत जाना चाहिए था, उनके लिए लगातार चूकना असंभव था। वेई वुफू काफी चरित्रवान है, वह बस पैसे चुरा सकता था, फिर भी उसने ये सब दिखावा करना चुना, लिन शेन ने खुद से सोचा। लानत है, तुम धोखा दे रहे हो, है न? क्यू तियानफू ने 20 और रिंग्स उठाईं और हर एक से चूक गया। कई रिंग्स ऐसी दिखीं कि वे उछलकर बाहर चली गईं। आखिरकार उसने अपना आपा खो दिया और वेई वुफू को कोसने लगा। जब तुम इतने अनाड़ी और बदकिस्मत हो तो यह वास्तव में तुम्हारे चरित्र की कमी को दर्शाता है। लिन शेन क्यू तियानफू का मजाक उड़ाने का मौका नहीं चूकता। जब क्यू तियानफू ने मुड़कर देखा कि यह लिन शेन है तो उसने कोसने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे कुछ याद आ गया और उसने अपने शब्दों को निगल लिया।
घूरते हुए और व्यंग्य करते हुए, यदि आप, श्री लिन शेन, इतने कुशल और भाग्यशाली हैं, तो आप एक रिंग क्यों नहीं उतारते और मुझे दिखाते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं अब से हर दिन आपको बॉस कहूंगा। अध्याय 19, लक्ष्य पर निशाना लगाओ। भूल जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई शर्मनाक पोता नहीं है, लिन शेन ने दिखावटी तिरस्कार के साथ कहा। वह जानता था कि वेई वुफू ने क्या चाल चली थी, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाया कि वह क्या थी, और आगे बढ़ना व्यर्थ होगा, सफल होना असंभव था, इसलिए खुद को मूर्ख बनाने का कोई मतलब नहीं था। मेरे साथ बकवास बंद करो। अगर तुम सक्षम हो तो इसे हुक करने की कोशिश करो। इसे हुक करो और तुम मुझे अपना पोता भी कह सकते हो, मैं इसे स्वीकार करूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ बकवास करना बंद करो, क्यू तियानफू ने लिन शेन की नाक की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। लिन शेन जवाब देने ही वाला था कि अचानक वेई वुफू, जो बुद्ध की तरह स्थिर बैठे थे, अचानक बोल पड़े, चाहे इसे लूप करना संभव हो या नहीं, क्यों न इसे आजमाया जाए और पता लगाया जाए। क्यू तियानफू और लिन शेन वेई वुफू को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्यू तियानफू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और लिन शेन को भी यह अजीब लगा। वेई वुफू के अचानक ऐसा कहने का क्या मतलब है? दूसरे लोग शायद न समझ पाएं, लेकिन मुझे साफ पता है कि उसने निश्चित रूप से धोखा दिया है। लेकिन उसके लहजे से क्या वह अब और धोखा देने की योजना नहीं बना रहा है? ये समझ में नहीं आता। लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने पहले उसे मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक टिप्पणी की थी, वेई वुफू अचानक आभारी हो जाएगा और उसे मिश्र धातु अंडे को हुक करने देगा। वेई वुफू की ताकत के साथ, भले ही लिन शेन ने हस्तक्षेप न किया हो, क्यू तियानफू उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर यह चरम पर पहुंच गया तो निश्चित रूप से क्यू तियानफू को नुकसान होगा। लिन शेन कुछ देर तक ये समझ नहीं पाया कि वेई वुफू के शब्दों के पीछे कोई गहरा अर्थ था या वह बस उससे कुछ पैसे ठगना चाहता था। अभी मैंने कहा था कि तुम धोखा दे रहे हो, और तुमने कहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे कौशल, चरित्र और किस्मत खराब थी। अब जब वह तुम्हें कोशिश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है तो तुम खुद ही इसे करके क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम कोशिश करने से डरते हो तो कोई बात नहीं, बस ये स्वीकार करो कि तुमने पहले जो कुछ भी कहा वह बकवास था। मुझे लॉर्ड फू कहो और मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा, आज तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यू तियानफू ने लिन शेन को अपने शब्दों से चिढ़ाया। उसे लगा कि वेई वुफू ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह लिन शेन को उसके पैसे से ठग सके, इसलिए उसने आग में घी डालने का काम किया। क्यू तियानफू परेशान था कि उसे ठगा गया था और वह इस बात पर सो नहीं सका। अगर लिन शेन को भी ठगा जाता तो उसे तुरंत लगता कि दुनिया एक उज्ज्वल जगह है और उसका पूरा जीवन अधिक प्रबुद्ध प्रतीत होता। पैसा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी, महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन शेन के लिए यह आसान नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ छल्ले घुमाने जैसा है, चलो इसे करते हैं, लिन शेन ने कहा और बॉक्स की ओर चला गया। उसमें 100 रुपये डाले और अपने लिए 10 छल्ले निकाले। लिन शेन क्यू तियानफू के उकसावे में नहीं आया, उसे बस वेई वुफू बहुत अजीब लगा। आज यहाँ स्टॉल लगाना शायद सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह या तो उसे या फिर विशेष रूप से क्यू तियानफू को निशाना बना रहा था। लिन शेन देखना चाहता था कि वेई वुफू वास्तव में क्या करने वाला है। 10 छल्ले, ये बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो बस इतना ही कहिए और मैं, लॉर्ड फू, आपकी मदद करूंगा, क्यू तियानफू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पर्याप्त हो या नहीं, इसे उछालो और हम जान जाएंगे, लिन शेन ने कहा और उसने लापरवाही से वेई वुफू के सिर के ऊपर एक अंगूठी फेंकी। कई सालों से ऐसा न करने के कारण उसकी तकनीक स्पष्ट रूप से जंग खा गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से चूक हुई। छोटे लिन, मैं आपके चरित्र पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपके कौशल में वास्तव में कमी है, क्यू तियानफू ने कहा, अपनी खुशी को छिपाने में असमर्थ। मैं बस आपकी भावनाओं को बख्श रहा हूँ। क्या आपने कम से कम 100 अंगूठियां नहीं फेंकी हैं? अगर मैं एक ही शॉट में इसे मार देता तो क्या आप अक्षम नहीं दिखते? लिन शेन ने 2 और अंगूठियां फेंकते हुए कहा, जिसके परिणामस्वरूप फिर भी चूक हुई। मुझे अपनी भावनाओं को बख्शने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो बस इसे घुमाएं, जो नहीं कर सकता वह पोता है, क्यू तियानफू ने कहा। फू, तुम सच में बहुत निर्दयी हो, इतने निर्दयी कि तुम खुद को भी कोसोगे। लिन शेन ने क्यू तियानफू के शब्दों पर हंसते हुए बिना देखे एक और अंगूठी फेंकी, कुछ कहने की योजना बनाई लेकिन फिर रुक गए। अंगूठी मिश्र धातु अंडे पर गिर गई। घेरा अंडे के खोल से टकराया, उछला और फिर नीचे गिर गया। वेई वुफू के सिर पर आराम से उतरा, जिससे मिश्र धातु अंडा गिर गया। क्यू तियानफू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, उसका गाल कांप रहा था। वह गुस्से से कांपते हुए 3 फीट ऊपर कूद गया। लिन शेन और वेई वुफू की ओर इशारा करते हुए उसने गाली दी, तुम बेशर्म लिन शेन, ये तुमने मेरे लिए एक और जाल बिछाया है न? यह आदमी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तुमने मुझे ठगने के लिए बुलाया है न? इससे पहले कि लिन शेन जवाब दे पाता, वेई वुफू पहले ही उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सिर से मिश्र धातु का अंडा निकाला और लिन शेन की ओर फेंक दिया। अपना सामान पैक करते हुए उसने कहा,
ये घेरा हुआ है, मिश्र धातु का अंडा तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। बढ़िया, तो तुम दोनों वाकई मिलीभगत कर रहे हो। लिटिल लिन, तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। तुम वाकई ऐसी चालाकी करने की हिम्मत कर रहे हो। क्यू तियानफू के हाव भाव बेहद बदसूरत थे, ऐसा लग रहा था कि वह लिन शेन से लड़ने वाला था। लिन शेन पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वेई वुफू का क्या इरादा था। वेई वुफू सिर्फ इसलिए उसका पीछा क्यों करेगा क्योंकि उसने मिश्र धातु का अंडा लूप किया था। रुको, भाई वेई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम वाकई मिश्र धातु का अंडा नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लिन शेन ने कहा। बैकक्वोट, वेई वुफू ने अपना सामान पैक किया, अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग लटकाया और भावशून्य चेहरे के साथ कहा, पुरस्कार मैं और मिश्र धातु का अंडा है। तुमने इसे जीत लिया है और स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारा पीछा करना होगा। लिन शेन समझ गया और अपनी भौं सिकोड़ते हुए कुछ नहीं बोला। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वेई वुफू ने अपना स्टॉल खास तौर पर उसके लिए बनाया था। जाना इतना आसान नहीं होगा। क्यू तियानफू की मांसपेशियां कांप उठीं और एक स्टील जैसा रहस्यमय पदार्थ उसकी त्वचा से उसके पूरे शरीर पर फैल गया, जो जल्दी ही एक मोटे स्टील के कवच में बदल गया जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। इस प्रक्रिया में उसके कपड़े फट गए। स्टील के टैंक जैसे दिखने वाले क्यू तियानफू ने वेई वुफू का रास्ता रोक दिया। स्टील से बनी उसकी मुट्ठी सीधे वेई वुफू की छाती पर लगी और उसने गुस्से में शाप दिया, कौशल से खेलते हुए, अगर लॉर्ड फू हार जाता है तो मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने चालाकी की तो लॉर्ड फू तुम्हें मार डालेगा। स्टील की विशाल मुट्ठी एक पल में वेई वुफू तक पहुंच गई, लेकिन वेई वुफू ने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा और अपनी छाती को बाहर निकालकर वह उससे टकरा गया। देखने वाले लोग चौंक गए। क्यू तियानफू की स्टील की मुट्ठी वेई वुफू की छाती में एक बड़ा छेद करने वाली थी। अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। क्यू तियानफू की स्टील की मुट्ठी वेई वुफू की छाती पर जोर से लगी, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए, न ही वेई वुफू को आगे बढ़ने से रोक पाए। केवल धातु के टकराने की जोरदार आवाज हुई और क्यू तियानफू चिल्लाया, पीछे हटते हुए वेई वुफू पर वार करने वाले हाथ को ढक लिया। वह कई कदम पीछे हट गया और आखिरकार जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उस मुट्ठी पर लगा स्टील का कवच टूट गया और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसकी पांचों उंगलियां अभी भी बेकाबू होकर कांप रही थीं, पकड़ भी नहीं पा रही थीं, शायद हड्डियां टूट गई थीं या फ्रैक्चर हो गया था। लिन शेन, मुझसे निपटने के लिए एलॉय लेवल लाने के लिए तुम्हें बधाई। मेरा क्यू परिवार इसे जाने नहीं देगा। क्यू तियानफू अपने हाथ में दर्द सहते हुए ऊपर चढ़ा और लिन शेन को घूर कर देखा। वह लिन परिवार से नहीं है और मैंने उसे तुम्हारे पीछे आने को नहीं कहा। मानो या न मानो, ये तुम पर निर्भर है, लिन शेन ने संक्षेप में समझाया और जाने के लिए मुड़ गया। वेई वुफू बड़ा बैग लेकर उसके पीछे पीछे चला गया। जब वह क्यू तियानफू के पास से गुजरा तो उसने कहा, मेरा नाम वेई वुफू है, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे ढूंढो। ये कहकर वेई वुफू पीछे देखे बिना चला गया। वेई वुफू, क्यू तियानफू दंग रह गया। हालांकि वह वेई वुफू को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने भर्ती सम्मेलन में एक अलॉय बेस म्यूटेटर के आने के बारे में सुना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सड़क पर स्टॉल चलाने वाला भर्ती सम्मेलन से अलॉय बेस म्यूटेटर वेई वुफू होगा। कल ही क्यू तियानफू ने सुना था कि उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने विशेष रूप से वेई वुफू की तलाश की थी। उम्मीद थी कि वह क्यू परिवार में शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। क्यूई परिवार से पहले वांग परिवार पहले ही उनसे मिलने आ चुका था और उन्हें भी इसी तरह से वापस कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वांग परिवार के लोगों ने वेई वुफू से लड़ाई भी की थी ताकि वे अपनी ताकत से उसे वश में कर सकें। हालांकि वांग परिवार के मिश्र धातु बेस म्यूटेटर को केवल एक मुक्का मारने की जरूरत थी, जिससे उसका मिश्र धातु कवच चकनाचूर हो गया और वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपमान में भाग गया। क्यूई परिवार के लोगों के पास मूल रूप से कुछ योजनाएं थीं, लेकिन वांग परिवार की शर्मनाक वापसी को देखते हुए उन्होंने केवल वेई वुफू को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और अस्वीकार किए जाने के बाद लड़ने की हिम्मत किए बिना चले गए। क्यूई परिवार ने अनुमान लगाया कि वेई वुफू एक शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु आधार उत्परिवर्ती होना चाहिए, जिसके मिश्र धातु शरीर की कठोरता कम से कम 19 से ऊपर होगी। उत्परिवर्ती जिसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वह है जिसका शरीर सबसे कठोर है, इससे कम कुछ भी कचरा है और मिश्र धातु स्तर के भीतर भी अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्यूई तियानफू के लिए जाल बिछाने के लिए लिन शेन के साथ सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्म जागरूक क्यूई तियानफू जानता था कि एक शीर्ष स्तरीय मिश्र धातु आधार उत्परिवर्ती को उससे निपटने के लिए ऐसी जटिल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। क्या ये हो सकता है कि वेई वुफू वास्तव में लिन शेन द्वारा बहकाया गया था? क्यूई तियानफू को पछतावा हुआ। अगर उसने लिन शेन को कोशिश करने पर जोर नहीं दिया होता, अगर उसने दृढ़ता दिखाई होती, तो शायद वह क्यूई तियानफू वेई वुफू को बहका कर ले जाता।
आसपास के दर्शक लिन शेन की अच्छी किस्मत से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने एक मिश्र धातु अंडा और एक मिश्र धातु बेस म्यूटेटर हासिल करने के लिए केवल 40 टुकड़े खर्च किए थे। अध्याय 20 जिया। अगर लिन शेन को पता होता कि क्यू तियानफू क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से सोचता कि उसका दिमाग चर्बी से भ्रमित हो गया है। वापसी के रास्ते में लिन शेन ने पहले ही वेई वुफू को मिश्र धातु का अंडा लौटाने और जहां भी उसे जाना था वहां जाने के लिए मना लिया था। वेई वुफू के पास केवल एक ही जवाब था। उसने कहा कि चूंकि लिन शेन ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए वह लिन शेन का आदमी था और जहां भी लिन शेन जाएगा वह उसका पीछा करेगा। लिन शेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वेई वुफू ने उसे निशाना बनाया था और भले ही वह पकड़ा न गया हो, वेई वुफू ने निश्चित रूप से उससे चिपके रहने का कोई और तरीका खोज लिया होगा। ऐसा लगता है कि वेई वुफू भी लॉकी पर्वत के लिए आया है। लॉकी पर्वत के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो बाई शेनफेई और वेई वुफू जैसे शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर सके। लिन शेन ने वेई वुफू को भगाने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसे लिन परिवार के परिसर के अतिथि कक्ष में ले जाकर लोगों को गुप्त रूप से उस पर नजर रखने का आदेश दिया। लिन शेन, मैंने सुना है कि तुम वेई वुफू को वापस ले आए हो। ये जल्दी से आ गया। ये सही है। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उस वेई वुफू के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इससे पहले क्यूई और वांग दोनों परिवारों ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। वांग परिवार के मिश्र धातु बेस म्यूटेटर वांग चुवान ने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका मिश्र धातु कवच सिर्फ एक मुक्का मारकर टूट गया। ये ने आह भरी। लिन शेन, तुम्हें ये मुसीबत वापस नहीं लानी चाहिए थी। अगर मैं उसे वापस नहीं लाता तो तुम्हें लगता है कि वह नहीं आता। लिन शेन ने उदासीनता से कहा, उसे आने दो। अब ऐसे कई लोग हैं जो हमारे लिन परिवार के खिलाफ विचार रखते हैं। एक और से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। मैंने पहले ही बाई शेनफेई से वादा किया है कि मैं परसों उसके साथ लॉकी पर्वत पर जाऊंगा। क्यूई और वांग दोनों परिवारों के लोग हमारे साथ शामिल होंगे। वापस जाओ और तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ आओगे। इस पर ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने उत्सुकता से कहा, लिन शेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बाहरी लोगों को लॉकी पर्वत पर कैसे ला सकते हो? मैं उन्हें लॉकी पर्वत पर नहीं ले जा रहा हूँ, ये बाई शेनफेई है जो हमें ले जा रही है, लिन शेन ने उससे कहा। वह शायद ही जानती हो कि लॉकी पर्वत कहाँ है। वह तुम्हें वहां ले जाने के लिए तुम्हें धोखा देना चाहती होगी। मुझे बताओ कि उसने क्या कहा, ये ने उदास भाव से कहा। अगर मुझे नहीं पता कि लॉकी पर्वत कहाँ है तो मुझे धोखा देने का क्या फ़ायदा? लिन शेन ने बाई शेनफेई के साथ अपनी बातचीत की सामग्री को याद किया, जो कि ये के बारे में बात को छोड़कर ज्यादातर सच थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह वास्तव में श्री लिन जोंगजेंग थे जिन्होंने उसे तुम्हें लॉकी पर्वत पर ले जाने के लिए कहा था, तो मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता? ये की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव वाली थी। हाँ, मेरे पास इस बार जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लॉकी पर्वत कहाँ है और वहाँ क्या है, तुम मुझे अभी बता सकती हो, है ना? हमें पहले से तैयारी करनी होगी, लिन शेन ने ये को घूरते हुए आग्रह किया। लिन शेन, क्या श्री लिन जोंगजेंग ने वास्तव में तुम्हें लॉकी पर्वत के बारे में कुछ नहीं बताया? ये ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, लिन शेन ने सीधे उत्तर दिया। ये ने लिन शेन को काफी देर तक देखा और फिर कहा, अगर मिस्टर लिन जोंगजेंग ने तुम्हें नहीं बताया तो जरूर कोई कारण होगा। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो मैं गलती से उनके लिए चीजें गड़बड़ कर सकती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, चूंकि हम पहले ही बाई शेनफेई के साथ जाने के लिए सहमत हो चुके हैं, इसलिए हम पहले उसके साथ लॉकी पर्वत पर जाएंगे और देखेंगे कि वह वास्तव में क्या कर रही है। ये ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हमारे पास घर पर केवल कुछ अलॉय बेस म्यूटेटर बचे हैं। हमें सोचना होगा कि किसे अपने साथ ले जाना है। हमें कम से कम 2 अलॉय बेस म्यूटेटर छोड़ने होंगे ताकि क्यूई और वान परिवार किसी भी अवसर का फायदा न उठा सकें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लिन जोंगजेंग और मिस्टर लिन जोंगजेंग के यहाँ न होने पर भले ही हम सभी अलॉय बेस म्यूटेटर ले लें, हम क्यूई और वान परिवारों के मुकाबले में नहीं होंगे। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ले जाने की योजना बना रही हूँ। अगर वह वेई वुफू हमारे पीछे आने पर जोर देता है तो हम उसे साथ ले आएंगे, लिन शेन ने कहा। ये सही नहीं है, ये ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है कि वे लिन परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए बेस पर रहें। श्री लिन जोंगजेंग और श्री लिन जोंगजेंग के साथ हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लिन शेन ने फिर से बीच में टोका। क्या होगा अगर श्री लिन जोंगजेंग और श्री लिन जोंगजेंग फंस गए और भाग नहीं पाए? ये ने आग्रह करना जारी रखा। अगर वे खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे लिए कुछ अलॉय बेस म्यूटेटर लाने का क्या फ़ायदा होगा? लिन शेन ने शांति से कहा, हाँ, तो ये तय हो गया है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत खतरनाक है तो बेस पर रहें और घर की रखवाली में मेरी मदद करें। मुझे आपके साथ रहना है, लिन शेन। भले ही मैं इस पुराने जीवन को जोखिम में डालूं, मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
अन्यथा मैं मिस्टर लिन ज़ोंगजेंग का सामना कैसे कर सकता हूँ? ये ने उत्साह से कहा। तो ये तय हो गया है। वापस जाओ और तैयार हो जाओ। हम परसों सुबह जल्दी निकलेंगे, लिन शेन ने निष्कर्ष निकाला। बैकक्वोट। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और तैयारी करूंगा, ये ने जाने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन जिस क्षण वह मुड़ा, उसने अचानक लिन शेन की छाती पर दबाव डालने के लिए हाथ बढ़ाया। ये की गति बहुत तेज थी। संघर्ष के 7 चरणों की वृद्धि के बिना लिन शेन के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था इससे पहले कि ये की हथेली उसकी छाती पर दब जाती। लिन शेन को केवल एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई जो उस पर आ रही थी, जिससे वह अनजाने में कई कदम पीछे हट गया, और यह सब ये ने अपनी अधिकांश ताकत को आश्चर्य में रोक कर रखा। लिन शेन, तुम? ये ने लिन शेन को आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से देखा। ये सही है, मैं एक अलॉय म्यूटेटर नहीं हूँ, न ही एक स्टील म्यूटेटर, मैंने बेस म्यूटेशन नहीं करवाया है, लिन शेन ने शांति से कहा। तो फिर तुमने कैसे? ये ने पूछा, अभी भी संदेह में। सुपरसोनिक गनमैन को वश में करने में सक्षम होना पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि श्री लिन ज़ोंगजेंग ने मुझे अतीत में मेरी जान बचाने के लिए कुछ दिया था। दुर्भाग्य से इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। उस स्थिति में मेरे पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लिन शेन ने समझाया। लिन शेन, तुमने वास्तव में बेस म्यूटेशन नहीं करवाया है। ये को अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। खुद ही देख लो। लिन शेन ने अपनी आस्तीन ऊपर की और ये की ओर हाथ बढ़ाया। ये ने लिन शेन की त्वचा और हड्डियों को ध्यान से महसूस किया। बेस म्यूटेशन के बाद बिना किसी म्यूटेटर क्षमता का उपयोग किए भी शरीर में परिवर्तन होंगे, खासकर हड्डियों में, जो आम लोगों की तुलना में अधिक सघन और सख्त होंगी। ये कुछ ऐसा था जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। एक स्पर्श से ये निश्चित रूप से जान गया कि लिन शेन बेस म्यूटेशन से नहीं गुजरा है। लिन शेन, बेस म्यूटेशन से गुजरे बिना गॉड माउंटेन जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, ये ने लिन शेन को अजीब भाव से देखते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम मेरी रक्षा करोगे, है न? इसके अलावा अगर मैं कह भी दूं कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, तो क्या क्यूई और वान परिवार सहमत होंगे? भले ही क्यूई और वान परिवार सहमत हों, क्या बाई शेनफेई इसे स्वीकार करेंगे? लिन शेन ने अपनी बांह पीछे खींची और अपनी आस्तीन नीचे गिरा दी। लिन शेन, निश्चिंत रहो, मैं ये अपनी जान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, ये ने गंभीरता से कसम खाए। बस इतना ही होगा, वापस जाओ और तैयार हो जाओ। मैं इस यात्रा के लिए तुम पर भरोसा कर रहा हूं। ये को विदा करने के बाद लिन शेन गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि ये के बारे में संदिग्ध बातें बढ़ रही थीं, जिससे वह अविश्वसनीय हो रहा था। क्यूई और वान परिवार भूखे बाघों की तरह देख रहे थे और बाई शेनफेई और वेई वुफू के इरादों का अनुमान लगाना मुश्किल था। ये यात्रा संभवतः जोखिम से भरी हुई थी। लिन शेन को बाई शेनफेई और ये पर भरोसा करने के बारे में संदेह था, क्योंकि श्री लिन ज़ोंगजेंग और उनके दूसरे भाई ने हमेशा कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लिन शेन को जोखिम नहीं उठाने देंगे। इसलिए यह विचार कि उन्होंने लिन शेन को लॉकी पर्वत पर भेजा था, वह कुछ ऐसा था जिस पर उसे संदेह था। यदि लिन शेन ने जाने से इनकार कर दिया तो संभावना थी कि वे बल का प्रयोग करेंगे। न केवल लिन शेन को लॉकी पर्वत पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा, बल्कि लिन परिवार, जिसे उसके बड़े भाइयों और बहनों ने कई वर्षों में कड़ी मेहनत से बनाया था, को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता था। इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अपने लिए कुछ और चिप्स इकट्ठा करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह अग्नि बीज उपयोगी होगा। लिन शेन ने बेस वेरिएंट क्रिएचर के शरीर को, जो एक भाले जैसा दिखता था, अपने बिस्तर के पास रखा और लेट गया। वेई वुफू से मिश्र धातु अंडा लिन शेन के कब्जे में था, लेकिन अंडे सेने में समय लगेगा, शायद किसी भी तत्काल उपयोग के लिए बहुत लंबा समय। सुपरसोनिक गनमैन निश्चित रूप से एक उपयोगी सहयोगी हो सकता है, लेकिन ऐसी जटिल और खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए एक पर्याप्त नहीं है। लिन शेन ने अपने साथ कुछ मिश्र धातु पालतू जानवर न होने का अफसोस जताया। अब वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह जल्दी से मिश्र धातु पालतू जानवर प्राप्त कर सके। लिन शेन ने इससे पहले शायद ही कभी बेस छोड़ा था। बेस के अंदर लोग उसकी रक्षा करते थे और उसे ऐसे पालतू जानवरों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उन बग जैसे अग्नि बीजों पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जैसा कि लिन शेन ने सोचा, वह नींद में डूब गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर सोया था जब लिन शेन ने महसूस किया कि उसके शरीर पर कुछ ठंडा फिसल रहा है। उसकी ठंडक उसकी त्वचा पर से गुजर रही है, जिससे उसके बाल अनायास ही खड़े हो गए और वह जाग गया। लिन शेन ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग डर के मारे बिस्तर से कूद गया। ऐसा नहीं था कि वह कूदना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर किसी सांप जैसी चीज ने घेरा बना रखा था, जिसने उसे एक छड़ी की तरह कसकर जकड़ रखा था, जिससे वह बिल्कुल भी छलांग नहीं लगा सकता था। वह चीज जिंदा है। लिन शेन ने सांप जैसे प्राणी को अपना सिर उठाते और उससे आंख मिलाते हुए देखा। आखिरकार उसका असली रूप देखा।